वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगिनिंग्स विद JS यादव। कल हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, स्पर्म मैच्योर कैसे होता है, कौन कौन से डिविजन्स होते हैं, क्या होते हैं। आज हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो है oogenesis, यानी फीमेल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ओवम, मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis। यानी फीमेल्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है मैच्योर ओवम का वो क्या कहलाता है? oogenesis। देखो ये जो प्रोसेस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या है, टोटली डिफरेंट है ना। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो रहा था प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है। ये जो स्टार्ट हो जाता है oogenesis जो हो जाता है वो स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ फीटल डेवलपमेंट के ड्यूरिंग ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो फीटस होता है, फीटस की ओवरी में जो ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कितने ओगोनिया फॉर्म होने, यानी मिलियंस ऑफ ओगोनिया फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं बेटा? मिलियन ऑफ ओगोनिया फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फॉर्म कितने रिलीज होंगे वो डिसाइडेड हो जाते हैं। उसके बाद प्रोफेज फर्स्ट में, ये प्रोफेज फर्स्ट क्या है? ये क्या है? सेल साइकिल पढ़ी होगी आपने, ठीक है, 11th में। उसमें बहुत सारी फेजेस पढ़ी होगी, माइटोसिस और मियोसिस की, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। तो ये उसकी क्या है? एक फेज है। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। यानी प्राइमरी oocyte का जो डेवलपमेंट है वो कब स्टार्ट हो जाता है? वो स्टार्ट हो जाता है फीटल स्टेज में। उसके बाद क्या हो जाता है? इसके अंदर एक ड्रामेटिक अरेस्ट आ जाता है, अरेस्टिंग फेज कहलाती है, ठीक है। उसके बाद ये अरेस्टिंग फेज कब कंप्लीट होती है बेटा? ये जैसे ही प्यूबर्टी आती है। तो जितनी भी अदर फॉलिकल सेल है, मतलब मिलियन ऑफ ओगोनिया बनाए थे, उसमें से रिमेनिंग कितने बचते हैं? 60,000 to 80,000। बाकी सारे क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो प्राइमरी oocyte है ना, मैं यहाँ साथ साथ डायग्राम भी बनाती जाऊंगी, आप देखते जाना। जो प्राइमरी बोलते जाऊंगी, लिखूंगी कम, पर डायग्राम से आप समझने की कोशिश करना। मैं क्या कह रही थी, जो प्राइमरी oocyte है ना, उसके चारों तरफ क्या होती है? ग्रेनुलोसल सेल्स की लेयर होती है ना। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। ये जो प्राइमरी फॉलिकल स्टेज होती है, इसी का ईच ओवरी में 60 to 80,000 तक नंबर होता है, जो कि प्यूबर्टी के टाइम फिक्स होता है कि हर ओवरी के अंदर क्या है? 60,000 है प्राइमरी फॉलिकल या 80,000 है। इन्हीं से क्या होता है? एग का, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा? और फॉलिकुलर सेल्स, यानी और ग्रैनुलोसा लेयर और एक थीका लेयर, और क्या हो जाएगी? डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज या फॉलिकुलर लेयर, ठीक है। अब इससे जब टर्शरी का डेवलपमेंट होगा तो टर्शरी के अंदर क्या हो जाएगी? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? एंट्रम, ठीक है। आगे बात समझ में। और ये थीका जो लेयर है ये दो के अंदर डिवाइड हो जाएगी, दैट इज थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। मैं क्या कह रही हूं, सेकेंडरी फॉलिकुलर में क्या हुआ? थीका प्लस ग्रैनुलोसा लेयर की, ग्रैनुलोसा लेयर या सेल्स की लेयर है ना। इसके अंदर क्या हुआ? एंट्रम कैविटी फिल हो गई। उसके बाद ग्रैनुलोसा सेल्स लेयर प्लस थीका इंटरना और एक्सटर्ना, ठीक है। ये दो में डिवाइड हो जाएगी। अब इसके ड्यूरिंग क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte है उसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा। क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा, तो जो सेल्स है वहां पे स्पर्मियोजेनेसिस में इक्वल सेल बनी थी, यहाँ पे एक बड़ी और एक छोटी सेल बनेगी। जो छोटी सेल होगी वो पोलर बॉडी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? पोलर बॉडी कहलाएगी, है ना। इसके बाद क्या होगा? ये जो है ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। किसका डेवलपमेंट होगा? सेकेंडरी oocyte के अंदर। इसके चारों तरफ क्या होगा? सेल्स की, ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर इंक्रीज होगी और क्या बना लेगी बेटा? जोना पैलोसिडा। जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर क्या बनेगा? जोना पैलोसिडा लेयर फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ क्या होगा? ये मैच्योर जो ग्राफिन है, मैच्योर फॉलिकुलर स्टेज है, ये क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी और इससे क्या हो जाएगा? ओवम रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे ओवम रिलीज होने के बाद
यानी एग सेल रिलीज होने के बाद उसके चारों तरफ क्या बन जाएगी बेटा, उसके चारों तरफ जोना पैलासुडा लेयर बन जाएगी। ठीक है, इस जोना पैलासुडा के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉर्पस, जिसे लुटियर फेज भी कहते हैं। ये कौन सी थी, फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज थी, फॉलिकुलर फेज। और जैसे ही जोना पैलासुडल लेयर का फॉर्मेशन होगा तो ये फेज क्या कहलाएगी, ल्यूटियल फेज। क्या कहलाएगी, ल्यूटियल फेज। ठीक है, ये जब ओवम रिलीज होता है इस फेज को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं बेटा, ओव्यूलेशन। ठीक है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर स्टेज होती है उससे ये रप्चर होने के बाद, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होने के बाद जो ओवम रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन फेज। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन फेज। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम का जब जनरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, ल्यूटियल फेज कहलाएगी। क्या, कौन सी फेज कहलाएगी, ल्यूटियल फेज। तो इस तरह से क्या होता है, किसका डेवलपमेंट होता है, उगोनिया या फिर ओवम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ओवम का डेवलपमेंट, ये जो ओव्यूलेशन फेज होती है ये क्या होती है, फर्टाइल फेज होती है। और ये जो आउटर लेयर जो होती है सेकेंडरी उस साइड के या ओवम के भाग जो जोना पैलासुडा जो लेयर होती है, इसी को क्या करता है, जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे तो मैं बताऊंगी कि इसी को क्या करता है, स्पर्म जो है इसी लेयर को क्या करता है, डिजेनरेट करता है। यानी एक्रोसोमल जो हेड है स्पर्म का वो इसी लेयर को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपके टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। प्राइमेट्स कौन, मंकी है, हम है, ठीक है, डायनास, सब जितने भी है, एप्स है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होती है, प्राइमेट्स के अंदर क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो स्टार्टिंग होती है प्यूबर्टी के टाइम, हाँ, स्टार्टिंग फेज जो होती है उसे हम कहते हैं मीनार्क। जब से स्टार्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मीनार्क कहते हैं, MEN, मीनार्क कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग जो फेज होती है इसकी उसे हम क्या कहते हैं, मीनार्क कहते हैं। ये 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू रहती है फीमेल्स में। ठीक है, ये साइकिल जो है 28 to 29 डेज की होती है। जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल स्टार्ट जब होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट जब होता है, उससे लेके एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक का जो टाइम पीरियड होता है वो मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन्स का जो रोल है। अब देखो इसके अंदर जो मेनली 4 हार्मोन्स हैं। ठीक है, एक तो कौन से, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सीक्रेट होते हैं मैंने बताए थे, LH, FSH, और कौन से बताए थे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये तो सेक्सुअल हार्मोन है जो ओवरी सीक्रेट करती है। और ये कौन से हार्मोन है, ये हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, लीडिंग सेल जो एंटीरियर पिट्यूटरी से, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किससे होता है, सर्टोली सेल से। ये सर्टोली सेल के सीक्रेशन है। ठीक है, अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मैंने बताया 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू रहती है। इसके अंदर जो देखा होगा आपने, एंडोमेट्रियम लेयर जो है उस लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जब आप अगर फेज देखोगे तो कॉर्पस ल्यूटियम फेज में क्या हो जाती है, एंडोमेट्रियम को थिक करने का काम कौन करता है, ये प्रोजेस्टेरोन काम करता है, ताकि प्रेगनेंसी में और इम्प्लांटेशन हो जाए आराम से। ओव्यूलेशन जो है, ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे। कौन सा होता है, 14th डे पे। 14th डे पे क्या होता है, FSH और LH दोनों का क्या होता है, लेवल पीक होता है। अभी डायग्राम बना के भी समझाऊंगी। लेवल पीक होता है तो उस टाइम क्या होता है, ये जो है ये ग्राफियन फॉलिकुलर रप्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या हो जाए, ओवम रिलीज हो जाए। और उस फेज को क्या कहते हैं हम, वो ओव्यूलेशन कहते हैं, है ना। और वही पीक फॉर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, कि उस दिन 99.9% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी बियर करने का। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है यानी बीच में, तो वो क्या कहलाता है, वो इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। क्या है, प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है। ठीक है, और ये जो चीजें हैं, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेनली किस पर डिपेंड करता है, ये शिफ्ट भी हो सकती है। आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, आपकी डाइट बहुत पुअर है, आप अपने ऊपर कंप्लीटली फोकस नहीं करते हो, आपके जो हैबिट्स है या स्लीपिंग टाइम्स है वो सारे क्या है, एकदम डिस्टर्ब। आपकी लाइफ साइकिल जो है अगर एकदम वेल मेंटेन नहीं है। और आजकल गर्ल्स में आप देखा होगा ये PCOD से और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस क्या है, कॉमन डिजीज है। तो इसके लिए आपको अपनी हेल्दी डाइट लेना, ठीक है, स्ट्रेस कम से कम लेना, अपना जो डेली रूटीन है उसे फिक्स रखना, उसमें ज्यादा रोज रोज उसको मैनिपुलेट नहीं करना,
तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं कि मैंने यही कहा। और जैसे ही अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होता है कि ल्यूटियल फेज में पहले क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, थिक लेयर हो जाएगी एंडोमेट्रियम की, जो कि इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी में हेल्प करती है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी और उसके साथ क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम लेयर का क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक हो जाएगी और लिक्विड विस्कस फ्लूइड और विथ ब्लड क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। तो ये इंडिकेशन है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो अब देखो हार्मोन्स का रोल मैंने बता दिया कि हार्मोन कौन कौन से, आपको 4 हार्मोन पढ़ने हैं। उनके अलावा उनका जो लेवल है, एक्चुअल में जो लेवल ऑफ हार्मोन्स है, ये जो फीमेल्स का एक्चुअल में अगर माना जाए तो नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर, बहुत सारी चीजें इन पे डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ अगर मैं डेज लिख रही हूँ, मैं यहाँ 14th डे लिख रही हूँ, ये 29 या 28 डे है, ये फर्स्ट डे है, ठीक है। बस इतना ही बताऊंगी मैं, बुक में आपके बहुत अच्छे से डायग्राम में दे रखा होगा। यहाँ पे मैं देखूँ प्रोजेस्टेरोन का लेवल, यहाँ पे एस्ट्रोजन का, और यहाँ पे LH और यहाँ पे FSH, ठीक है। अब ये देखो इनका जो लेवल है ना वो क्या होगा, 14th डे पे पीक पे होगा, ठीक है। FSH का भी 14th डे पे पीक पे होगा। अब देखो ये फॉलिकुलर स्टेज है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये क्या होगा टर्शरी, ये सेकेंडरी उस साइड बनेगा, और इसके अंदर से क्या हो जाएगा, ये रप्चर होकर क्या होगा, यहाँ पे एग रिलीज हो जाएगा तो ओवम बनेगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मोटी मोटी लेयर किसकी, कॉर्पस ल्यूटियम की, ल्यूटियल फेज कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ल्यूटियल डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर मेंस्ट्रुअल अकर हो जाएगा। तो ये ओवरी की पोजीशन बताइए मैंने कि ओवम की जो पोजीशन है वो कैसे कैसे होता है। एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो यहाँ बढ़ेगा, फिर घटेगा और फिर बढ़ता रहता है। प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम फेज के अंदर हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ये क्या, प्रोजेस्टेरोन जो है उसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये मेनली जो है ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। और ये जो फेज होती है इसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। ये फॉलिकुलर फेज है, ठीक है, क्योंकि फॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन है। और ये क्या है, ओवुलेशन का टाइम है। और ये कौन सी फेज है, ल्यूटियल। और ये रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कॉर्पस ल्यूटियम लेयर जो है वो क्या हो रही है, रिग्रेट हो रही है या डीजनरेट हो रही है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो लीडिंग सेल क्या करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो सीक्रेट करती है वो मेनली जो है किसमें हेल्प करता है, ग्राफियन फॉलिकुलर, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है उनके रप्चर में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, रप्चर में हेल्प करता है, जिससे क्या हो जाए, ओवुलेशन हो जाए, ठीक है। तो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, बेस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये पीक लेवल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। और मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो मेन काम है, एस्ट्रोजन क्या करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है किसके अंदर, कि जो डेवलपमेंट है वो क्या चलता रहे, कंटिन्यूअस चलता रहे। प्रोजेस्टेरोन मेनली क्या काम करता है, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराता है ताकि क्या हो जाए, इम्प्लांटेशन यानी प्रेगनेंसी जो फेज है, कॉर्पस ल्यूटियम जो फेज है वो क्या रहे, कंटिन्यू रहे। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो भी इस प्रोजेस्टेरोन के ऊपर डिपेंड करती है। कॉर्पस ल्यूटियम का फेज होती है तो उस टाइम क्या होती है, एंडोमेट्रियम थिकन हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल से कितनी हो जाती है, थिक हो जाती है, ठीक है, ताकि इम्प्लांटेशन यानी जो जाइगोट बना है उसका इम्प्लांटेशन हो जाए। वो ब्लास्टुलर स्टेज में होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे आप तो उसमें बताओगे कि ब्लास्टुलर स्टेज क्या होती है, ठीक है, कि सेल्स डिवाइड होती है जाइगोट के अंदर, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर 8 वाली सेल को क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। फिर उसके बाद में ब्लास्टोसिस कैविटिव का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो मेनली जो प्रोजेस्टेरोन है वो इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ये क्या रहता है, इसका जो लेवल है वो ही इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। मतलब ये इसका जो हाई लेवल है वो क्या इंडिकेट करता है, प्रेगनेंसी को, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मैंने कहा था कि मेंस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट होल लाइफ चलता रहता है। लेकिन जो फीमेल्स हैं उनके अंदर क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 एट द एज ऑफ 50 तक रहती है। जब ये स्टॉप हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। ये जो मेनोपॉज है वो क्या करता है, वो आफ्टर दैट ये प्रोजेस्टेरोन और LH और FSH का जो लेवल है उसे क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसी वजह से फीमेल की बॉडी के अंदर फिर से एक बार क्या हो जाता है, चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये बोन से रिलेटेड डिजीज है, आर्थराइटिस, एक कॉमन जॉइंट्स पेन, ये क्या होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि हार्मोन्स का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, वापस से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने ये देखा कि पहले तो oogenesis क्या प्रोसेस है, ठीक है।
ओव्यूलेशन करा दिया हमने, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद आपने देखा होगा कि फर्स्ट जो कॉलर बॉडी बनी थी वो डीजेनरेट हो गई थी। वो मेनली डीजेनरेट होने के बाद उसके अंदर क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो थिक होता है। थिक क्यों होता है? क्योंकि वो क्या कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके किसको, ओवम को, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब टर्शरी फॉलिकल फॉर्म हो जाती है उसके बाद ही क्या होती है, ग्राफियन जो फॉलिकल है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। किसके लेवल की वजह से, ये यहाँ देख लिया आपने, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की लेवल की वजह से वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। उस जो रप्चर के बाद जो ओवम निकलता है उस फेज को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। और वो डे 1 से होता है, यहाँ देख लिया आपने 14th डे होता है, ठीक है। तो दोनों साइमल्टेनियसली। अब उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है कि जो है आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी के लिए उसको फिट बनाना है। तो उसके बाद उसके जो ओवम है उसके बाहर क्या होगी, किसकी, कॉर्पस ल्यूटियम की लेयर्स का क्या होने लग जाएगा, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, एंडोमेट्रियम थिक हो जाएगी, जो किसमें हेल्प करती है, इम्प्लांटेशन के अंदर हेल्प करती है। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या हो जाता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम की जो लेयर है वो डीजनरेट हो जाता है, एंडोमेट्रियम और ब्रेक हो जाती है, और क्या हो जाता है, जो ओवम है वो भी बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये पूरी क्या है, oogenesis का प्रोसेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।